यदि आप 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक की इस बार नौकरी पाना चाहते हैं, तो पेपर 1 को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है, उसको आज हम हमारी इस क्लास में करने वाले हैं। मैं बहुत रिफाइन किया गया, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैटर आपके लिए लेके आया हूँ। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी क्लास के दौरान मैं आपको सारी चीज़ें याद करवा दूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने पहली बार पढ़ी होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले पढ़ी हुई चीज़ से भी हमारे बहुत बार सवाल गलत हो जाती हैं, वो आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आप अगर ये क्लास अंत तक देखते हैं, तो आप बहुत सारे विद्यार्थियों से आगे निकल जाओगे। आपका सिलेक्शन ही नहीं बल्कि एक अच्छी रैंक से आपका चयन होगा। चलिए स्थापत्य कला में सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में देखेंगे। चित्तौड़गढ़ जैसा नाम है चित्तौड़गढ़, तो इसका जो निर्माण करवाया वह किसने करवाया भाई? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो जैसा नाम है बस उसी के वैसे ही निर्माता हैं, ये आप अच्छे से याद रखना। तो इसके निर्माता कौन है भाई? चित्रांगद मौर्य इसके निर्माता हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वह दुर्गों की किस श्रेणी में आता है, ये भी हम याद रखेंगे। गिरि दुर्ग व पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे दुर्ग हैं, अन्य अनेक दुर्गों के प्रकार हैं, जैसे धानवंत दुर्ग भी होता है। तो कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है, ये भी हम थोड़ा-थोड़ा देखते हुए चलेंगे और वो दुर्ग जरूर देखेंगे जिनके बारे में एग्जामिनर बार-बार हमसे सवाल पूछता है। दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव के नाम से भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाना जाता है। गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर यह स्थित है। पठार का अगर क्वेश्चन आ जाए, कौन से पठार पर स्थित है, पहले क्वेश्चन आया हुआ है पठार वाला, तो मेसा के पठार पर स्थित है। डायरेक्ट ज्योग्राफी में भी सवाल अगर पुटअप हो जाए, मेसा का पठार कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंदर यह स्थित है। निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, यहाँ पर 3 साके हुए थे, 1303 में, 1535 में और 1567-68 के अंदर। ये तीनों जो साके हैं, इनकी डेट आप याद रख लेना। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपको इतनी सी बातें जो है वो मुख्य रूप से याद करनी ही करनी है, ताकि आपने अगर पहले से चीजें पढ़ी हैं, आपके अच्छे से रिवाइज हो जाए और जो सिंपल सिंपल सवाल होते हैं वो आपके कभी भी गलत नहीं हो। अगला दुर्ग जो हम देखेंगे वह है जैसलमेर सोनारगढ़ किला। देखिए, यह सोनारगढ़ किला जो है, यह धानवत दुर्गों की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह रेगिस्तान में स्थित है। पीले बलुआ पत्थरों से बिना चूने के निर्मित यह दुर्ग है आपका जैसलमेर सोनारगढ़। ढाई साके के लिए जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि राजस्थान के किस दुर्ग का ढाई साका प्रसिद्ध है, तो वह कौन सा होगा? आपका जैसलमेर का दुर्ग। तीसरा साका जो है 1550 में हुआ था, जो आधा ही हुआ था। देखो, साके के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। अगर इन दोनों में से एक ही चीज हो तो वह साका आधा माना जाता है। तो जो जैसलमेर का तीसरा साका था वह क्या था भाई? आधा साका था। तो इसलिए 2 साके पूरे हो गए और एक आधा हो गया, ढाई साके हो गए। तो ढाई साके के लिए कौन सा किला जाना जाता है? जैसलमेर का किला जाना जाता है। मेहरानगढ़ की बातचीत करें, जोधपुर के अंदर चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित यह है और इसको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण राव जोधा ने 1459 के अंदर करवाया। इसमें तोपें जो रखी हुई हैं, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछते हैं। एक तोप का नाम है गजनी खां तोप और दूसरी तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। गजनी खां और कड़क बिजली तोप, ये 2 तोपें हैं भाई। इनको भी आप अच्छे से याद रखना। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि कड़क बिजली तोप निम्न में से किस दुर्ग में रखी गई है? कौन से दुर्ग में रखी गई है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। गजनी खां तोप कौन से दुर्ग में रखी गई है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। अगला है रणथंभौर सवाई माधोपुर। यह भी बहुत अच्छे से याद करना है। इसके लिए एक स्टेटमेंट है भाई, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं। और ये कैसा है? बख्तरबंद दुर्ग है। किसका स्टेटमेंट है? यह है अबुल फजल का स्टेटमेंट है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अबुल फजल का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है भाई? कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि रणथंभौर किला जो है, यह क्या है? बख्तरबंद किला है। रणथंभौर किला जो है, इसमें नौलखा दरवाजा है। इसमें 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी, जिसका निर्माण किसने करवाया था भाई? अमीर देव ने। अमीर देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। इनके जो पिता हैं जैत्र सिंह, जिनको जय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जैत्र सिंह, जय सिंह, इनका जो शासनकाल था वह 32 वर्ष का था। तो 32 वर्ष का शासनकाल होने की वजह से अमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह जो हैं, इनकी स्मृति के अंदर 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया है। और यह छतरी कहां पर स्थित है? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर यह छतरी स्थित है। यहाँ का त्रिनेत्र गणेश मंदिर आप जानते ही हैं, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला देखते हैं हम। अगला है बीकानेर का जूनागढ़ किला, जमीन का जेवर कहा जाता है। इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। हिंदू मुस्लिम शैली का यह एक बहुत अच्छा मिश्रण है। इसमें 2 चीजें याद रखनी है, अनूप महल और सूरज पोल। कहां पर है भाई? यह है जूनागढ़ बीकानेर के अंदर। जूनागढ़ बीकानेर के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला देखते हैं हम महामारू शैली। कुछ मंदिर स्थापत्य की शैलियां देखते हैं। शैलियों से भी आजकल बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शैलियों में सबसे पहले महामारू शैली, गुजर प्रतिहार शैली जो है, ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो स्थापत्य हुए थे, जो मंदिर बने थे, वह इसी शैली में बनाए गए थे।
इसमें एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर में है, इनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ओशिया के मंदिर जोधपुर के अंदर है, और इसके बाद दधिमती माता का मंदिर जो गोठ मांगलोद नागौर के अंदर स्थित है, यह किस शैली में है? गुज्जर प्रतिहार शैली के अंदर है। कौन सी शैली में है? गुज्जर प्रतिहार शैली के अंदर बने हुए मंदिर है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है? इनमें से पक्का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, किराड़ू, ओसिया और दधिमती माता गोठ मांगलोद। अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से क्लियर कर लेना। अगला है भाई आपका पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में आपको जगदीश मंदिर उदयपुर वाला याद रखना है। इसकी मुख्य विशेषता है, मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर 4 छोटे-छोटे मंदिर बने हुए होते हैं। तो जगदीश मंदिर उदयपुर जो है, यह पंचायतन शैली का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। भूमिज शैली नागर शैली की ही एक उपशैली है, और सबसे पुराना उदाहरण इसका देखें तो सेवाड़ी का जैन मंदिर है पाली के अंदर, यह भूमिज शैली के अंदर बना हुआ है। सेवाड़ी का जो जैन मंदिर है पाली के अंदर, यह भूमिज शैली में बना हुआ है। तो हमने देख लिया भूमिज शैली, पंचायतन शैली और गुज्जर प्रतिहार शैली। पंचायतन शैली की बातचीत करें तो जगदीश मंदिर, भूमिज शैली की अगर अपन बातचीत करें तो सेवाड़ी का जैन मंदिर जो कि पाली के अंदर स्थित है। अब राजस्थान की कुछ हवेलियों के बारे में बातचीत करते हैं, जहां से बार-बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, यहां से प्रश्न वो पूछते ही पूछते हैं। अब इसमें सबसे पहले हवेलियों में हम देखेंगे जैसलमेर की हवेलियां। हवेलियों में हम सिर्फ 2 ही बातें देखेंगे, एक तो जैसलमेर की हवेलियां देखेंगे और एक शेखावाटी की हवेलियां देखेंगे, क्योंकि अधिकांशतः 99% सवाल शेखावाटी की हवेलियों से या जैसलमेर की हवेलियों से ही पूछ लिया जाता है। थोड़ा बहुत आप एग्जाम से पहले बीकानेर की हवेलियां भी देख के जाएं। जैसलमेर में देखें तो पटुओं की हवेली, यह 5 मंजिल की हवेली है। साथ में याद रखें सालिम सिंह की हवेली जो है, यह 9 मंजिल की हवेली है। सालिम सिंह वाली 9 मंजिल की हवेली है, और पटुओं की हवेली 5 मंजिल की है। दोनों ही हवेलियां कहां पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। नथमल की हवेली जो है, इसके वास्तुकार याद रखेंगे, नथमल मतलब थ से आप याद रखेंगे हाथी, और मल से मतलब लय से आप याद रखेंगे लालू। तो हाथी और लालू भाई इसके क्या है? वास्तुकार है। नथमल की हवेली कहां? जैसलमेर के अंदर है। इसके वास्तुकार कौन है? हाथी व लालू भाई। अब सालिम सिंह की हवेली 9 मंजिला है और 9 खंडा महल यहां पर है। तो जैसलमेर की ये 3 हवेलियां आपको याद रखनी है, पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। पटुओं की हवेली 5 मंजिला है, सालिम सिंह की हवेली जो है यह 9 मंजिला हवेली है। अगला देखो, अगला अब शेखावाटी की हवेलियां हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। चाहे तो आप ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और एग्जाम से पहले एक बार ये जरूर देख के जाएं, क्योंकि यहां से एक हवेली भी आ गई, आपका एक सवाल सही होता है तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाते हैं। तो शेखावाटी में सबसे पहले सोने चांदी की जो हवेली है, ये देखें अपन तो महणसर झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की सूक्ष्म नक्काशी व भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। सागरमल लड़िया की हवेली बहुत इंपॉर्टेंट है। सागरमल लड़िया की हवेली, ये जो लड़िया वाली हवेलियां है, लड़िया गोइनका, ये हवेलियां कहां पर है? मंडावा के अंदर है, झुंझुनू में। तो सागरमल लड़िया की हवेली कहां है? मंडावा झुंझुनू में। ये भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एक आपका नादिन ले प्रिंस की हवेली, ये फतेहपुर सीकर के अंदर है। नादिन ले प्रिंस की हवेली जो है, यह फतेहपुर सीकर के अंदर। फ्रांसीसी कलाकार हैं नादिन ले प्रिंस, इनके द्वारा इसको संरक्षित किया गया और इनके द्वारा ही इस हवेली का जीर्णोद्धार करवाया गया। तो याद रखेंगे नादिन ले प्रिंस की हवेली, फतेहपुर सीकर। सुराणा हवेली चूरू के अंदर है। एक 1100 खिड़कियों व दरवाजों के कारण हवा महल हवेली के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। एग्जाम में सवाल आ सकता है भाई, हवा महल हवेली के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? तो वह कौन सी होगी? आपकी सुराणा हवेली, जिसमें 1100 खिड़कियां हैं। इसके बाद चार चौक की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में विशाल बनावट और कलात्मक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर के अंदर है, बारीक निकासी और पारंपरिक स्थापत्य हेतु जानी जाती है। और इसके बाद में यह बहुत बार पूछी गई है, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में अपनी भव्य वास्तुकला और सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे की विशेषताएं आप याद करते हैं, अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी हवेली कहां पर स्थित है। हवेली और उससे संबंधित उसका जो स्थान है वह आपको याद होनी चाहिए। चलो फिर से कोशिश करते हैं। सोने चांदी की हवेली महणसर झुंझुनू के अंदर, सागरमल लड़िया की हवेली मंडावा झुंझुनू के अंदर, नादिन ले प्रिंस की हवेली है फतेहपुर सीकर के अंदर। नादिन ले प्रिंस की हवेली है कहां है? सीकर के अंदर। तो प्रिंस से याद रखेंगे क्या? सीकर। प्रिंस से याद रखेंगे सीकर। सुराणा हवेली चूरू के अंदर है। चार चौक की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। पंसारी की हवेली है श्री माधोपुर सीकर के अंदर है। और दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। तो आप अगर चूरू में देखेंगे, अभी तक हमने देखी है, तो चूरू के अंदर हमने 2 हवेलियां देखी है, एक दानचंद चोपड़ा की हवेली और एक सुराणा हवेली। सीकर की बातचीत करें तो सीकर में चार चौक है, पंसारी है, नादिन ले प्रिंस है। झुंझुनू की बातचीत करें तो सोने चांदी की हवेली झुंझुनू में है और सागरमल लड़िया की हवेली झुंझुनू के अंदर है। ये कुछ प्रमुख हवेलियां हैं जो हमें याद करके ही जानी है। इसके बाद आगे देखते हैं हम कुछ बावड़ियां और छतरियां, जहां से बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है। तो प्रमुख प्रमुख बावड़ियां और छतरियां कहां पर स्थित हैं ये देखेंगे हम।
रानी जी की बाव बूंदी के अंदर है। इसके बाद में पाताल तोड़ बावड़ी धौलपुर के अंदर, याद रखना पाताल तोड़ बावड़ी जो है ये कहां पर है, धौलपुर के अंदर। पाताल तोड़ बावड़ी, तो पाताल तोड़ आप 5-7 बार बोलोगे तो पाताल तोल निकल आएगा, ध्यान में रखना। फिर तूर जी का झालरा जो है ये कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। तूर जी का झालरा बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, पहले भी भाई याद कर लेना। तूर जी का झालरा कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। तूर जी का झालरा कहां पर है भाई, जोधपुर के अंदर है। इसके बाद मेड़तनी जी की बावड़ी जो है ये कहां है, झुंझुनू के अंदर। मेड़तनी जी की बावड़ी झुंझुनू में, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, ये सबको अच्छे से पहले से याद होगा। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर। बोपन का कुआं और ननद बोजाई का कुआं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई साहब, पहले ही बता रहा हूं। बोपन का कुआं कैथून कोटा के अंदर, और ननद बोजाई का कुआं कहां है, बयाना भरतपुर के अंदर। ननद बोजाई का कुआं जो है ये बयाना भरतपुर के अंदर है, और बोपन का कुआं कैथून कोटा के अंदर है। तो याद कर लो फटाफट से, बोपन का कुआं कहां पर है भाई, कोटा के अंदर। कोटा में कैथून नाम की जगह, कैथून कोटा के अंदर बोपन का कुआं है। ननद बोजाई का कुआं कहां पर है भाई, भरतपुर के अंदर है, बयाना भरतपुर के अंदर। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, और त्रिमुखी बावड़ी जो है उदयपुर के अंदर। मेड़तनी जी की बावड़ी झुंझुनू के अंदर है। तूर जी का जो झालरा है यह जोधपुर के अंदर है। पाताल तोड़ बावड़ी जो है यह आपकी धौलपुर के अंदर है। और रानी जी की बावड़ी कहां है, बूंदी में है। और आबानेरी का पता होगा आपको, आबानेरी दौसा। आबानेरी, चांद बावड़ी, दौसा। चलें, तो ये बावड़ियां थी। अब छतरियां याद करेंगे। छतरियों में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। 4 खंबे की छतरी, 8 खंबे की छतरी, 6 खंबे की छतरी, 12 खंबे की छतरी, सारी छतरियां अभी के अभी याद करवाऊंगा। और साथ में एक ऐसा फैक्ट भी है छतरियों के साथ में, जो आज तक आप में से 99% बच्चों ने नहीं सुना है। 84 खंबों की छतरी आपने पढ़ी होगी, लेकिन 84 खंबों का मंदिर आपने नहीं पढ़ा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। चलो बताता हूं आज आपको, देखो। और 84 खंबों का मंदिर भी एक नहीं, दो मंदिर है। एक जोधपुर के अंदर है, एक डीग के अंदर है। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 4 खंबों की जितनी भी छतरियां हैं वो देखो। 4 खंबों की छतरियां जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। देखो 4 खंबों की जितनी भी छतरियां हैं लगभग कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है। इसके अलावा सिर्फ एक 4 खंबे की छतरी जो है वो जयपुर के अंदर सिटी पैलेस में है, सवाई ईश्वरी सिंह की। किसकी है, सवाई ईश्वरी सिंह की 4 खंबों की छतरी सिटी पैलेस जयपुर में है। इसके अलावा 4 खंबों की जितनी भी छतरियां वो सारी कहां है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, याद रखना। तो किस किस की है भाई 4 खंबों की छतरी, पत्ता जी की एक छतरी है, एक कल्ला जी की छतरी है, एक श्रृंगार कंवरी की छतरी है, एक संत रैदास की छतरी है, और एक गोरा ध्याय की छतरी है। तो याद रखना 4 खंबों की छतरी से चित्तौड़गढ़ में किस किस की है, पत्ता जी, कल्ला जी, श्रृंगार कंवरी, संत रैदास और गोरा ध्याय। एक 4 खंबों की छतरी ऐसी है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित ना होकर जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर है। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी जो है यह कहां पर है, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। यह कितने खंबों की है भाई, 4 खंबों की छतरी है। अब आ जाओ 6 खंबों की छतरी। ये जयमल मेड़तिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और एक बंजारे की छतरी जो है यह दौसा के अंदर है। तो 6 खंबे की 2 छतरियां याद रखनी है आपको। एक जयमल मेड़तिया चित्तौड़ के अंदर, एक बंजारे की छतरी है जो भी 6 खंबों की छतरी है, यह कहां पर है, दौसा के अंदर है। 8 खंबे की छतरी महाराणा सांगा की मांडलगढ़ में, और प्रताप की कहां है, चावंड के अंदर है। महाराणा सांगा की मांडलगढ़ के अंदर 8 खंबों की छतरी है, महाराणा प्रताप की चावंड के अंदर 8 खंबों की छतरी है। तो महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जो है याद रखना दोनों की 8 खंबे की छतरी है। 10 खंबे की छतरी देखें तो मामा और भांजे की छतरी कहां पर है, मेहरानगढ़ के अंदर है। तो 10 खंबा की छतरी कड़े मेहरानगढ़ में, मामा भांजा की छतरी है। फिर 32 खंबा की छतरी देखो थे, थोड़ी देर पहले आप चर्चा करी, रणथंबोर पड़ रहा जना। 32 खंबा की छतरी जैतर सिंह की छतरी है। जय सिंह कह सकते हो, जैतर सिंह कह सकते हो, अमीरदेव चौहान के पिताजी कह सकते हो। इस छतरी को न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। न्याय की छतरी के नाम से किसकी छतरी जानी जाती है भाई, जैतर सिंह की छतरी जानी जाती है। 80 खंबों की छतरी की अगर बातचीत करें तो मूसी महाराणी की छतरी अलवर में, इसके बारे में सभी जानते हो। अब 84 खंबों की जो छतरी है यह धाय बाई देवा की छतरी है, बूंदी के अंदर। तो 84 खंबे की छतरी तो है बूंदी के अंदर, और 84 खंबे का जो मंदिर है वह एक तो नाथ मंदिर जिसको महामंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो जोधपुर के अंदर स्थित है, और एक कामा डीग के अंदर स्थित है 84 खंबों का मंदिर। और 1444 खंबों का मंदिर आपको कोई पूछ ले तो वो कहां है, रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर। 1444 खंबों का मंदिर कहां पर है, रणकपुर जैन मंदिर पाली में। 84 खंबों का मंदिर नाथ मंदिर, और एक कामा मंदिर डीग के अंदर। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ये कुछ छतरियां हैं, कितने कितने खंबों की छतरी किस किस की बनी हुई है। एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। ढंग से याद कर लेना। सवाल आपका अगर यहां से आ जाए तो भाई आपका यहां से कोई भी सवाल जो है गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। चलो फिर से हम इनको रिपीट करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर
4 खंभों की जो छतरियां हैं, इनके अलावा एक और 4 खंभे की छतरी है, और वो कहां पर है भाई? जयपुर के अंदर। जयपुर में सिटी पैलेस किसकी? सवाई ईश्वरी सिंह की। तो चित्तौड़गढ़ में 4 खंभे की छतरियां किस किस की हैं? देखो किस किस की हैं? संत रैदास की है, गोराध्यायी की है, कल्ला जी की है, पत्ता जी की है और श्रृंगार कंवरी की है। यानी कि ये पांचों के पांचों नाम चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित हैं। आगे हम देखें तो 6 खंभे की छतरी देखें तो एक तो है जयमल मेड़तिया की, और एक बंजारे की छतरी कहां है? दौसा के अंदर है। बंजारे की छतरी कहां पर है? दौसा के अंदर। फिर 8 खंभे की छतरियों में हम 2 देखते हैं। एक तो देखते हैं महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ के अंदर, और एक देखते हैं महाराणा प्रताप की छतरी चावंड के अंदर। 8 खंभे की छतरी है। फिर 10 खंभे की छतरियों की बातचीत करें तो 10 खंभे की मामा भाणजे की छतरी कहां पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। मामा भाणजे की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। 10 खंभों की छतरी है। फिर 32 खंभे जैतर सिंह की छतरी, न्याय की छतरी रणथंबोर के अंदर। आपको अच्छे से याद होगा कहां पर है भाई? रणथंबोर। रणथंबोर, सवाई माधोपुर। निर्माण किसने करवाया भाई? हमीर देव ने। 80 खंबे की छतरी की अगर बातचीत की जाए तो मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर के अंदर है ना? देखो 80 से नीचे नीचे वाली बातें आपको याद हो जाएंगी। याद एक तो 6 की करनी है, 6 खंबे वाली जयमल मेड़तिया वाली याद करनी है आपको ढंग से, ठीक। 10 खंबे वाली मामा भाणजे की छतरी। 8 पर याद रख लेना, 8 पर ठाठ हो जाएगा महाराणा सांगा और प्रताप। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपका बिल्कुल सही होते ही 8 पे आपके क्या हो गए? ठाठ हो गए। तो महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। फिर 84 खंबे दाए भाई की छतरी बूंदी के अंदर, और 84 खंभों का मंदिर नाथ मंदिर है, और एक कामा है डी के अंदर। 2 मंदिर ऐसे हैं जो 84 खंभों के मंदिर हैं जो राजस्थान में स्थित है। फिर 1444 खंभों का मंदिर रणकपुर का जैन मंदिर है पाली के अंदर। चलो अब छतरियां हो गई। अब छतरियों के बाद में आगे देखते हैं। आगे थोड़ा चित्रकला के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो चित्रकला के बारे में अगर पूरा टॉपिक पढ़े तो अकेली चित्रकला जो है उसी में अपने को 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे, अगर पूरा डीप में जाके पढ़े। इसलिए हम सिर्फ वो चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बार बार बोर्ड आपको एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस पूछ रहा हो, तो वह चीजें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली के सबसे प्रमुख चित्र, देखो एग्जाम में यही तो पूछते हैं, ये प्रमुख चित्र है या कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई, कालिया नाग दमन और केले का वृक्ष, ये कहाँ के हैं? नाथद्वारा शैली के। चित्रकार की बातचीत करें, कमला इलायची वाला इतनी इतनी बार प्रश्न पूछ लिया गया, तो भाई साहब इलायची वाली चाय कहाँ पियेंगे अपन? नाथद्वारा के अंदर पियेंगे। नाथद्वारा के अंदर इलायची वाली चाय पियेंगे कमला के साथ जाके, ठीक है। तो कमला के साथ जाके इलायची वाली चाय कहाँ पियेंगे? नाथद्वारा के अंदर। तो याद रखना, कमला के साथ इलायची वाली चाय अपन कहाँ पियेंगे? नाथद्वारा के अंदर पियेंगे, अच्छे से याद रखना। फिर बाबा रामचंद्र आएंगे, नारायण आएंगे, हीरा लेके आएंगे, ठीक है। बाबा रामचंद्र आएंगे, फिर पीछे पीछे बाबा नारायण आएंगे, और ये क्या लेके आएंगे? हीरा लेके आएंगे, और अपन को तुरंत हीरो बना देंगे, है ना, कि तू कैसे चाय पी रहा है इलायची वाली, और किसके साथ पी रहा है, ये भी हमें जवाब दे। तो इस प्रकार से कोई ट्रिक बना लिया करो, कहानी टाइप बना लिया करो, याद कर लिया करो। अपन याद करना मतलब चीजें याद होनी चाहिए, पीएचडी थोड़ी करनी है, अपन याद होनी चाहिए, अपना पेपर निकलना चाहिए। अब देखो पिछवाई कला जो है, इसका जो कलाकार है, कलाकारा को नाम देखो, ये जो चित्रकार है ये तो नाथद्वारा शैली के हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये किसके हैं? ये पिछवाई कला के हैं, याद रखना, ठीक। पिछवाई के लच्छीराम, कैलाश, नरोत्तम शर्मा, घनश्याम। देखो पिछवाई लच्छी, पिछवाई लच्छी, पिछवाई लच्छी राम, तो ये याद हो जाएगा लच्छी राम। लच्छी राम जरूर याद रखें, क्योंकि ये नाम जो है ये ग्रुप में आते हैं एक साथ, तो ग्रुप में एक साथ आ जाए, लच्छी राम का नाम दिख जाए, पिछवाई टेक देना, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। फिर पिछवाई। कमला इलायची, तो अपनी इलायची वाली चाय कमला के साथ कहाँ पियेंगे? नाथद्वारा में जाके पियेंगे। तो नाथद्वारा शैली क्लियर है सभी को। आगे देखो, आगे देखो बूंदी शैली। देखो बूंदी शैली पशु पक्षियों के लिए जानी जाती है, तो पशु पक्षियों की शैली के नाम से है, फेमस है। बूंदी शैली के अंदर मानव की जो फिजिक है, मानव की जो बॉडी है, इससे संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। स्त्री और पुरुषों की जो वेशभूषा है, खास करके वेशभूषा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं, इनमें नाचते मोर, 12 मासा वाला सवाल बहुत बार पूछा गया है। 12 मासा वाला सवाल पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। हाथियों की लड़ाई और राग रागनिया, ये किसके फेमस चित्र हैं भाई? बूंदी शैली के हैं। और बूंदी शैली के चित्रकारों की बातचीत करें तो सुरजन रामलाल साधु राम और रतन सिंह। सुरजन, रामलाल, साधु राम और रतन सिंह। कौन कौन है? सुरजन, रामलाल, साधु राम और रतन सिंह। कौन सी शैली के? बूंदी शैली के हैं। अब आ जाओ फटाफट से कोटा शैली। कोटा शैली में मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएट छोटी छोटी चीजों की पेंटिंग होती है, छोटी मिनिएचर पेंटिंग। रानियों द्वारा शिकार करते हुए चित्र जो है वह कोटा शैली के अंदर ही बने हैं। और साथ में शिकार चित्र जो है ये बहुतायत में मिले हैं, यानी कि शिकार का जो चित्रण है वह सर्वाधिक कोटा के अंदर किया गया है। तो आप ये ध्यान में रखना, बहुतायत में शिकार के चित्र कहाँ मिले हैं? हमें कोटा शैली के अंदर मिलते हैं, जिसमें रानियों के द्वारा शिकार किए गए चित्र भी मिलते हैं, मिनिएचर पेंटिंग भी है। अब कोटा शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं यह गोविंद राम है, डालू है और नूर मोहम्मद है। नूर मोहम्मद वाला नाम अच्छे से याद रखना।
नूर मोहम्मद का संबंध किससे है भाई? कोटा शैली से है, कोटा चित्र शैली से है। नूर मोहम्मद का सवाल पूछा हुआ है पहले भी। फिर है मुसव्विर खाना, ये एक नया फैक्ट है। मुसव्विर खाना अच्छे से याद करना। कोटा की पेंटिंग विभाग जो है, कोटा का जो पेंटिंग विभाग है, जो चित्रशाला विभाग जो है कोटा का, उसको किस नाम से जानते हैं? मुसव्विर खाना के नाम से जानते हैं। ये अच्छे से याद कर लेना, ढंग से याद कर लेना। ये अगर सवाल आ गया तो आप वो बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे जानते हैं मुसव्विर खाना क्या है, आपके अलावा नहीं जानता है। जिन्होंने वीडियो देख लिया उनको पता है मुसव्विर खाना क्या किसको बोलते हैं। तो कोटा का जो पेंटिंग विभाग है उसका नाम क्या है? मुसव्विर खाना। तो इस प्रकार से आपके नंबर बढ़ेंगे और इस प्रकार से आप और बच्चों से आगे निकलोगे। अब छोटी-छोटी हर एक चीज़ अगर अपन कराते जाएँगे तो आपका भी बहुत ज़्यादा समय खराब होगा। तो बहुत ज़्यादा क्यों करें? जब थोड़े में अपना काम बन जाए तो वही चीज़ अपन करेंगे। इसके बाद आगे किशनगढ़ शैली देखो, किशनगढ़ शैली बड़ी ठनी के नाम से आप सभी जानते हो। तो प्रकृति चित्रण के लिए जानी जाती है। प्रकृति चित्रण के अलावा नारी सौंदर्य के अलावा एक दीपावली चित्र और एक सांझी लीला चित्र, ये चारों आप अच्छे से याद रखना। प्रकृति चित्रण, बड़ी ठनी और दीपावली, नारी सौंदर्य, सांझी लीला। अब बड़ी ठनी भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा। बड़ी ठनी का चित्रकार कौन था भाई? मोर ध्वज निहाल चंद। कौन था? मोर ध्वज निहाल चंद। अब किशनगढ़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं ये कौन है? अमीर चंद, धन्ना, नानक राम, सीताराम और अमरू। कौन कौन है? अमीर चंद, धन्ना, नानक राम, सीताराम और अमरू। अमीर चंद, धन्ना, नानक राम, सीताराम और अमरू कौन सी शैली के हैं भाई? फटाफट से बताओ। किशनगढ़ शैली के हैं। कौन सी शैली के हैं? किशनगढ़ शैली के हैं। बड़ी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है भाई। आगे देखो, अब जयपुर शैली के बारे में बातचीत करते हैं। सर्वाधिक मुगल शैली से प्रभावित अगर कोई शैली है तो वह कौन सी है? जयपुर शैली, आमेर शैली। इसके बाद जयपुर के शैली में सबसे ज्यादा फेमस और जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, आदमकद चित्रण। साहिब राम ने आदमकद चित्रण जो है यह कहां पर? जयपुर शैली के अंदर देखने को मिलता है। आदमकद मतलब आदमी का बहुत बड़ा शरीर जो है उसका चित्र बना के दिखाना, ये जयपुर शैली के अंदर। हिंदू देवी देवताओं को यूरोपियन कुर्सी पर बिठाना, ये चित्र भी कहाँ की शैली? ये चित्र शैली कहाँ की है? जयपुर की शैली है। इसके बाद मुख आकृति यानी कि चेहरा जो है इसकी आकृतियां बनाना, ये भी कहाँ की है? ये भी जयपुर शैली की है। तो जयपुर शैली में सबसे ज्यादा तो आपको याद यही करना है कि आदमकद चित्रण कौन सी शैली का है? जयपुर शैली का है। अब जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार देखें तो साहिब राम, मोहम्मद शाह, ये नाम आप साहिब राम वाला नाम आप रट लो आदमकद चित्रण के साथ ही। ये दोनों नाम आप साथ ही रट लो। आदमकद चित्रण साहिब राम जयपुर शैली, आदमकद चित्रण साहिब राम जयपुर शैली, मोहम्मद शाह, लालचंद और घासीराम और शालिग्राम, ये क्या है? प्रमुख चित्रकार हैं जयपुर शैली के। अब जयपुर शैली से अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जयपुर शैली के आगे है संत और लोक देवता। देखो पांचों पीर हैं जो, यहां से कई बार सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से 5 पीरों में शामिल नहीं है। ऑप्शन उसमें तेजाजी मिलता है, उत्तर भी तेजाजी होगा, ध्यान में रखना। ऐसा सवाल आता है उसमें ऑप्शन में आपको तेजाजी मिलेगा उलझाने के लिए, नहीं तो आपको इजी सब अपने आप पता लग जाएगा। नहीं तो अगर आप उलझोगे तब उलझोगे जब ऑप्शन में क्या होगा? तेजाजी होगा। तो इसलिए अच्छे से याद रखना, तेजाजी जो है 5 पीरों में शामिल नहीं है। अच्छे से याद रखना कौन कौन है भाई? बाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगलिया मियाँ जी और गोगा जी जो है ये 5 पीरों में शामिल है। इसके बाद बाबूजी देखो, ऊंटों के देवता या राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबूजी को। प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी पाबूजी जाने जाते हैं। पाबूजी की जो फड़ है इसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये पाबूजी के बारे में 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर रामदेव जी के बारे में देखो, रामसा पीर रुणेचारा धनी, रामदेव जी को कहा जाता है एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। इन्होंने रचना की थी 24 वाणियां। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं 24 वाणियां की रचना किसने की थी? किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका क्या बरता है? रामदेव जी का मेला बरता है। तो ये भी आप अच्छे से याद करना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला बरता है। ठीक है, दूज से लेकर कब तक भर गया भाई? 11 तक। हाँ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक है ना। दूज लेकर 11 तक मेलो भरे होते, याद रखियो है ना। था नहीं बेरो दूज के 11 के तो एक बार ते मम्मी ने पूछो, दादी ने पूछो, नानी ने पूछो, बतान अच्छा याद करा देगी। वो भादवोर, वो सावण, वो कार्तिक, सब कुछ था ना भाई, याद करासी। अगर देखो आप तेजाजी देखो दे, तेजाजी सांपों के देवता, कृषि उपकारक देवता कहे जाते हैं। इनका मुख्य केंद्र है खड़नाल, पर्वतसर और सुरसुरा। ये 3 नाम तेजाजी के साथ में आपको अच्छे से याद रखने हैं। फिर रामानुज संप्रदायों की तरफ आ जाओ। रामानुज संप्रदाय जो है इसकी गलता जी जयपुर के अंदर पीठ की स्थापना किसने की थी भाई? कृष्णदास पयहारी ने की थी। ये सवाल पूछा गया है काफी बार, कृष्णदास पयहारी वाला। गलता जी पीठ याद रखना, गलता जी पीठ की स्थापना किसने की थी? कृष्णदास पयहारी ने की थी। जयपुर में गलता जी है, तो गलता जी में जो रामानुज संप्रदाय की जो पीठ है इसकी स्थापना किसने की थी? कृष्णदास पयहारी ने की थी।
इसे उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है? उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। अगला देखो, राम स्नेही संप्रदाय। अब राम स्नेही संप्रदाय में संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी। संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी। राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, और इनका जो प्रसिद्ध उत्सव लगता है फूल डोल मेला, वो भी कहां है? शाहपुरा के अंदर, क्योंकि प्रमुख पीठ कहां है इनकी? शाहपुरा के अंदर। और इनका जो प्रसिद्ध उत्सव जो है ये फूल डोल उत्सव, ये कहां पे भाई? शाहपुरा के अंदर। ये भी आप अच्छे से याद रखें। अब राम स्नेही संप्रदाय की जो अन्य पीठ है ये कौन कौन सी है? मुख्य मुख्य रेण, सिंहथल और खेड़ापा। देखो, रेण नागौर के अंदर किसने? दरियाओ जी। सिंहथल बीकानेर में हरिराम दास जी ने इसकी स्थापना की। फिर खेड़ापा जोधपुर के अंदर रामदास जी ने क्या की थी? स्थापना की थी। ये भी अच्छे से याद कर लेना, अन्य पीठ जो है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये से पूछ लेगा एग्जामिनर, भैया तो सीधा सीधा पूछ लेगा कि राम स्नेही संप्रदाय के मुख्य संस्थापक कौन थे? संत रामचरण जी थे। फिर पूछेंगे राम स्नेही संप्रदाय की रेण नागौर पीठ जो है इसके संस्थापक दरियाओ जी थे। सिंहथल बीकानेर के संस्थापक हरिराम दास जी थे। खेड़ापा जोधपुर के संस्थापक रामदास जी थे। ये याद रख लेना। या पूछ लेंगे फूलडोल उत्सव जो है यह कौन सी संप्रदाय से संबंधित है? कौन से है? राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। चलो, मुख्य पीठ कहां है राम स्नेही संप्रदाय की? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, और शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल मेला लगता है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, जो राम स्नेही संप्रदाय का ही प्रमुख है। आगे देखो, जसनाथी संप्रदाय। ये तो याद ही होगा आपको, कतरियासर बीकानेर। संस्थापक जसनाथ जी, जन्म कतरियासर बीकानेर। कुल 36 नियमों का पालन इन्होंने 36 नियमों के पालन के लिए बोला था। और इसे बिश्नोई जैसे आप देखते हैं तो 29 होते हैं बिश्नोई में। बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई 20 और प्लस 9 हो गए 29। तो देखो 20 और 9 ठीक है, इस तरह से याद। तो सिद्ध पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाथी संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। चलो, तो जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाथ जी। जैसा नाम है वैसा ही काम। और नियम कितने होते हैं? 36 नियमों का पालन करना होता है। सीधा सीधा याद करो। अब संगीत, वाद्य यंत्र और नृत्य के बारे में देखते हैं। वाद्य यंत्र के टोटली प्रकार कितने हैं? 4 हैं। तत् होते हैं तार वाले, सुशीर होते हैं फूंक मारकर बजाने वाले, पुंगी वगैरह होती है ये। अवनद चमड़े से मंडे हुए होते हैं, जैसे ढोल नगाड़े होते हैं। उसके बाद धन जो है ये धातु के होते हैं, वो देखते हो आप, धातु की बनी हुई हो, जन 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 ऐसे बजाई होगी आपने कभी होली पे। चलो, तो तत्व वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? रावण हत्था, तार लगा हुआ होता है, सारंगी गिटार टाइप होते हैं ना वो वाले, ठीक। रावण हत्था, कामायचा, सारंगी, जंतर और बपंग। इसके बाद सुशीर फूंक मारने वाले, अड़गोजा राज्य वाद्य यंत्र है। पुंगी आपने देखी होगी, शहनाई आपके बजी नहीं होगी अभी तक, है ना, बच जाएगी, टेंशन मतलब, शहनाई भी बच जाएगी, ठीक। इसके बाद बांकिया, मोरचंग, शहनाई बजेगी जना बाका होया अंडा का, ठीक है। तो बांकिया, शहनाई ये कौन सा है? सुशीर है, फूंक कर बजाने वाले वाद्य यंत्र है। अड़गोजा भी याद रखना आपको, अड़गोजा है। पुंगी है, जो आप पहले मेड़ों में जाते थे तो पुंगी जरूर लेके आते थे, है ना। शहनाई जो अभी तक आपकी बजी नहीं है लेकिन बच जाएगी, और जिसकी बच चुकी है शहनाई, है ना, उसको पता है भाई, है ना। बांकिया और मोरचंग। आगे देखो, अवनद चमड़े से मंडे हुए, मादड़ है, चंग है, ढोल है, नौबत है, मृदंग है और डमरू है। ये किसके होते हैं? चमड़े से मंडे हुए होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपकी बजी की नहीं बजी शहनाई, है ना, तो ये क्या रखेंगे अपन, बात प्राइवेट रखेंगे। धातु वाले कौन से हैं भाई? मजीरा, खड़ताल, झांझ, घुंघरू। झांझ देखिए, झांझ, और घुंघरू, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, है ना, याद है ना। तो घुंघरू, घुंघरू किसका? धातु का होता है, इसलिए धन में आता है। देखो सीधा सीधा एग्जाम में सवाल कैसे आता है, यहां से मैं बताता हूं आपको। सवाल ऐसे आता है, आपको एग्जाम में देंगे कि ढोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन में होगा तत्, सुशीर, अवनद, धन। तो ढोल से अगर आपको पता होगा कि चमड़े से मढ़े हुए जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको अवनद कहा जाता है, तब तो सही कर दोगे। अगर आपको सिर्फ इतना याद रह गया कि ढोल वह होते हैं जो चमड़े से मंडे हुए होते हैं, कि ढोल तो भाई चमड़े से मंडा हुआ होता है, ये तो सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये नहीं पता कि वो चमड़े से मढ़ा हुआ जो वाद्य यंत्र होता है उसका नाम क्या होता है, किस श्रेणी में आता है, तो वो अवनद में आता है। सुशीर फूंक मारने वाला आता है, तत् तार वाला, देखो सीधा सीधा, तत् यानी कि तार, अवनद यानी कि मढ़ा हुआ जो होता है, और सुशीर यानी फूंक मारने वाला, और धन धातु मतलब झन 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 ऐसी आवाज आती है, वही क्या है? धन, है ना। तो झांझ से आती है झन 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 झन, याद रखना भाई। मजीरे भी देखे, मजीरे, मजीरे बजाया जाता है। फिर लोक नृत्य में आओ, लोक नृत्य। लोक नृत्य में कुछ शास्त्रीय नृत्य जैसे कथक देखें तो जयपुर घराना, आदिम घराना, इसके प्रवर्तक कौन है भाई? भानुजी महाराज। व्यावसायिक नृत्य में भवाई नृत्य, 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है, और 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को क्या बोलते हैं? 13 ताली नृत्य कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है। 13 ताली नृत्य जो है यह रामदेव जी के मेले में किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, क्योंकि रामदेव जी ने क्या की थी भाई? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। देखा था अभी आपने, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी भाई? कामड़िया पंथ की रामदेव जी ने की थी। चलो, अब जनजातीय नृत्यों में देखें तो ग्रासियों का वालर है, कूद है, मांदल है, लूर है, ठीक है। एग्जामिनर जहां से बार बार सवाल पूछता है अपन वही याद करेंगे। ग्रासियों में याद रखना, वालर है, कूद है, मांदल है, लूर है।
अगर आप इतना की याद रख लोगे और थोड़ा-सा क्वेश्चन इधर-उधर से आ गया ना, तो आपको और ऑप्शन तो पता है, आप ये कन्फर्म हो जाओगे। अब मान लो आपको शहरियों का कोई नृत्य देके पूछ लिया, कि निम्नलिखित में से शहरियों का कौन-सा नृत्य है? लेकिन बचे हुए जो 3 ऑप्शन हैं, उन 3 ऑप्शन में उन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है भई आपका द्विचक्री, एक दे रखा है मांदल, एक दे रखा है वालर और एक दे रखा है हाथी मन्ना। ये तो ऐसे मान लो 3 4 दे दिया गया मैंने तो ऑप्शन, मान लो कोई इनमें से 3 नाम दिए हुए हैं और एक शहरियों वाला नृत्य दिया हुआ है, तो आपको इन तीनों का पता है कि ये 3 तो नहीं है शहरिया के, क्योंकि ये तो हमने ग्रासिया में और भीलों में याद किए थे। तो शहरियों वाला सही करके आ जाओगे ना आप आराम से। इस तरह से अपन चीज़ों को याद करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। थोड़ा पढ़ो, मस्त पढ़ो, ज़बरदस्त पढ़ो, अच्छे से याद करके जाओ और एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से फोड़ के आओ। कुछ प्रमुख मेले हैं जिनमें आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मरु महोत्सव कहाँ भरा जाता है। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर के अंदर। कब होता है? जनवरी फरवरी में। फिर थार महोत्सव कहाँ होगा? बाड़मेर के अंदर। याद रखना, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर। थार का मरुस्थल सबसे अधिक फैलाव कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। लेकिन थार उत्सव जो है ये कहाँ पर होता है? बाड़मेर के अंदर होता है। ऊंट महोत्सव, ऊंट तो बीकानेर आपको याद हो जाएगा। हाथी अपने यहाँ हाथीगांव जयपुर के अंदर है, ये भी याद हो जाएगा। पुष्कर मेला अजमेर आपको पता है बरता कब है? कार्तिक पूर्णिमा को। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध और ऊंट बिक्री के लिए फेमस है। और यहाँ पर घाट भी हैं, तो आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में पुष्कर में कितने घाट हैं पुष्कर झील के पास। फिर चंद्रभागा मेला, ये झालरापाटन आपका कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर। और कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर के अंदर, जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता है। याद रखना भाई, एग्जाम में पूछ लेंगे सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल मुनि है। ये अच्छे से याद रखना। इनके अलावा आप जैसे करौली वाला याद रख लेना, कैला देवी। कैला देवी के अलावा आप देशनोक वाला याद रख लेना, माता करणी का देशनोक, मां करणी, है ना। इस तरह के कुछ पर्यटन स्थल प्रमुख मेले जो हैं ना, वो आप अगर एक बार सरसरी निगाहों से निकाल लोगे आंखों में से, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत अच्छा शानदार से स्कोर करके आओगे। एक बार इस क्लास को आप फिर से जरूर देख के जाना। एग्जाम में जब एग्जाम देने जाओ, एक एक बार देख के चले जाना, ताकि एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं उनमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। क्योंकि ऑप्शन जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं, वो इजी क्वेश्चन जो होते हैं उन्हीं के ऑप्शन होते हैं और उन्हीं में हम मार खा जाते हैं। हम घर पे आके देखते हैं, अरे यार हार्ड सवाल जो थे वो तो अपन बढ़िया सही करके आए हैं, लेकिन ये सरल सरल थे, ये अपने आज से 3 साल पहले से पढ़ रखे हैं, ये अपने गलत कैसे हो गए? गलत होने के पीछे कारण होता है कि हमने इस तरह से चीजें रिवाइज नहीं की होती हैं। इस तरह से चीजें रिवाइज करो, थोड़ा पढ़ने का थोड़ा-सा तरीका बदलो, अच्छे तरीके से पढ़ो, कूल रह के पढ़ो, आराम से पढ़ो, मस्त होके पढ़ो। सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। आपने मेहनत की है, ईमानदारी से किया, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।